हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो हम लोगों की जो पिछली बार मुलाकात हुई थी वो डायरेक्शन डिस्टेंस के हम लोग मेंस लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब बस उसको बस करते हैं यार। और अब जो नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो आप लोग देख सकते हो कि हम लोग का जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे चीज़ों को, तभी ये चैप्टर कर पाओगे, अन्यथा वरना चैप्टर कर नहीं पाओगे यार इसको, है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट। तो बस एक छोटी चीज ध्यान रखना यार, छोटी चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर मेरे सामने कोई भी मेल आएगा, है ना, कभी भी अगर कोई मेल आएगा तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे? मेल को रिप्रेजेंट करूंगा मैं स्क्वायर बॉक्स से। और अगर कोई फीमेल होगी यानी कोई महिला होगी, ठीक है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा सर्कल से। और जो मैरिड कपल होंगे, जो मैरिड कपल होंगे, मैरिड कपल का मतलब होता है विवाहित जोड़े, है ना। तो जो मैरिड कपल्स होंगे उनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एक मेल है तो दूसरे को बाय डिफॉल्ट फीमेल होना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। ये चीज बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, एक मेल है तो बाय डिफॉल्ट दूसरे को फीमेल होना पड़ेगा। अब चलो ये बताओ, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? इस फिगर से, इस फिगर से मुझे ये समझ में आता है कि इस मैरिड कपल्स के टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे हो गए 3, है ना। टोटल 3 बच्चे हो गए, जिसमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। ये मुझे इस डायग्राम से समझ में आता है, ठीक है। अच्छा तो आई होप कि आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं यार, टाइम बर्बाद नहीं करते हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे टूटते हैं ना। क्वेश्चंस के थ्रू आपके कंसेप्ट को मैं समझाता रहूंगा। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा भाई। अब पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या करना है देख लो एक बार ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टोटल बंदे होने चाहिए 7, टोटल बंदे होने चाहिए 7 और बस। फिर बोल रहा है कि आर इज फादर इन लॉ ऑफ यू। आर जो है वो फादर इन लॉ है, किसका फादर इन लॉ है? वो यू का फादर इन लॉ है। अब सुनो, यू का फादर इन लॉ है तो यू मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर बोल रहा है यू हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। अब यू जो है ना ये ग्रैंड मदर है, किसकी ग्रैंड मदर है? ये वी की ग्रैंड मदर है। यू जो है वो किसकी ग्रैंड मदर है? वो वी की ग्रैंड मदर है। इसका मतलब कि एक पीढ़ी इसके नीचे, फिर उसकी एक पीढ़ी और नीचे कौन बैठा होगा? वी बैठा होगा। फिर बोल रहा है P हैज 2 सन्स। अब P के पास कितने बच्चे हैं? P के पास 2 बच्चे हैं और दोनों का जेंडर क्लियर है कि P हैज 2 सन्स। तो इस तरीके से बना दिया मैंने। फिर बोल रहा है कि T इज फादर ऑफ S। अब जो T है ये फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि T इज फादर ऑफ S। द जेंडर ऑफ S एंड Q इज सेम। अब सुनो, इसमें बोल रहा है S और Q का जो जेंडर है, इन दोनों का जो जेंडर है वो सेम जेंडर है। इसका मतलब कि अगर S मेल होगा तो Q को भी मेल होना पड़ेगा, और अगर S फीमेल है तो Q भी फीमेल हो जाएगी। फिर इसने बोला कि R की शादी P से कर दो। अब एक बात आओ, R की शादी अगर P से करूं मैं तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से रिलेशन स्टेब्लिश होगा। R की शादी मैंने P से कर दी, इस वाले पॉइंट को इसमें मिक्स कर रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखो, अब P के पास 2 बेटे थे तो एक बेटा तो ये हो गया, एक बेटा कोई और भी हो सकता है, इस तरीके से, है ना। अच्छा अब यू जो है वो ग्रैंड मदर थी वी की। अब यू ग्रैंड मदर वी की कैसे बनेगी भाई? इनका कोई एक बच्चा होगा, अभी वो मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, तो उनका जो बच्चा होगा वी, तो इस तरीके से बनेगा यू ग्रैंड मदर हो गई वी की। और टी इज फादर ऑफ एस, टी इज फादर ऑफ एस, टी इज फादर ऑफ एस। अब एक काम कर लो, टी इज फादर ऑफ एस तो टी को यहां बना लो, एस को यहां बना लो। फिर इसने बोला था एस और क्यू का जेंडर सेम है, तो एक बात बताओ, 2 2 4 5 6 7 बंदे हो चुके हैं ना, तो इसका मतलब ये क्यू ही तो बचा। फिर इसने बोला था क्यू और एस का जेंडर सेम है, तो क्यू और एस का जेंडर सेम है, इसका मतलब कि दोनों को मेल होना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? आई होप पहला क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। अब इसे क्वेश्चंस पर आ जाओ जरा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु इज मदर ऑफ क्यू। हु इज मदर ऑफ क्यू? क्यू की मदर कौन है भाई? क्यू की मदर हो गई पी। क्यू की मदर कौन है? पी। अगला बोल रहा है हाउ इज वी रिलेटेड टू टी।
वी का रिलेशन टी से क्या है? तो देखो वी का जेंडर तो मुझे पता ही नहीं है ना, तो जब मुझे वी का जेंडर ही नहीं पता है तो फिर स्टेब्लिश कैसे कर लूंगा मैं? तो वी इज सी एंड डी को टिक करना पड़ेगा मुझे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगले पे आओ, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू? क्यू का रिलेशन यू से, तो क्यू जो है वो यू का क्या लग रहा है? क्यू यू का ब्रदर इन लॉ लग रहा है। क्यू यू का क्या लग रहा है? ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ, बी वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा मुझे, है ना? आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से, पूरी तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई अब, है ना? चलो सारे क्वेश्चन प्री लेवल के हैं और थोड़ा सा मॉडरेट है, मतलब ठीक है, लेवल कोई बहुत हाई भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा डाउन भी नहीं है। आप एक मीडियम लेवल पे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसने बोला इस क्वेश्चन में कि टोटल बंदे कितने होने चाहिए? टोटल बंदे होने चाहिए मेरे पास 6। टोटल बंदे कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। और जनरेशन कितनी चाहिए बेटा मुझे? अब जनरेशन मुझे चाहिए 3। यानी जब मैं फैमिली ट्री बनाऊंगा ना तो मेरे पास टोटल बंदे उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए 6, और जो जनरेशन होंगी, जनरेशन कितनी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए? 3 रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। देयर इज नो सिंगल पेरेंट इन द फैमिली। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, सिंगल पेरेंट नहीं है, सिंगल पेरेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जब भी तुम डायग्राम बनाओगे तो कंप्लीट पेरेंट को बनाना पड़ेगा, यहां पर सिंगल पेरेंट को नहीं बनाना पड़ेगा। अब बच्चे बोलेंगे सर एक बात बताओ, इस लाइन को लिखने की जरूरत क्या है? भाई जाहिर सी बात है वो जो कंप्लीट होंगे तभी उनके बच्चे होंगे। तो यार बात तो सही है तुम लोग की, लेकिन कभी कभार सिचुएशन क्या होती है ना कि अपने पर डायग्राम में ऐसा होता है कि वाइफ रिफ्लेक्ट नहीं होती है। देखो वाइफ होगी तभी बच्चे होंगे भाई, है ना? दोनों का होना कंपलसरी है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि तुम्हें वहां पर दिख रहा होगा सिंगल पेरेंट, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ नहीं है, वाइफ है बट उस क्वेश्चन में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे सामने ये लाइन लिख दी जाएगी ना सिंगल पेरेंट नहीं है, तो ध्यान रखना सिंगल पेरेंट नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीट पेरेंट को मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ, क्या बोल रहा है? U इज अंटी ऑफ T। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? U जो है वो अंट है, किसकी अंट है? वो T की अंट है। U जो है किसकी अंट है? T की अंट है। यानी U का कोई भाई या बहन होगा, उनका जो बच्चा है वो है T, तभी तो U अंटी बनेगी T की। अब एक दिक्कत और है इसमें, अंटी कौन सी वाली अंटी है भाई? मौसी वाली अंटी है कि चाची वाली अंटी, ये भी क्लियर नहीं है। R इज मदर इन लॉ ऑफ S। S हस्बैंड, सुनो, R जो है वो मदर इन लॉ है किसकी? S के हस्बैंड की। S के हस्बैंड की मदर इन लॉ है, इसका मतलब यही तो हुआ ना, S का कोई हस्बैंड होगा, उसकी जो सास है वो है R अपनी। फिर बोल रहा है Q हैज ओनली 1 चाइल्ड। अब Q के पास एक ही बच्चा है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है Q हैज ओनली 1 चाइल्ड। इसका मतलब कि या तो वो लड़की होगी या तो वो लड़का होगा, लेकिन अभी ये भी क्लियर नहीं है। S एंड Q आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। अब इसमें कंडीशन और अप्लाइड है भाई, इसमें बोल रहा है कि S और Q की शादी एक दूसरे से नहीं हुई है। ये 4th पॉइंट है, S और Q की शादी एक दूसरे से नहीं हुई है। अब तुम लोग सोचो यार, देखो पहली चीज तो ये था कि इसमें कंप्लीट पेरेंट भी होना था, है ना? दूसरी चीज है कि S और Q की शादी भी नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करूं कि मेरा काम बन जाए? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, दिमाग लगाओ। एक काम कर देते हैं हम लोग, अगर मैं करने की कोशिश करूं इसको, तो मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं। मैं काम करता हूं, S की शादी Q से नहीं हुई है ना, और ये सिंगल तो हो नहीं सकता, तो एक काम कर दो, Q की शादी R से कर दो। सॉल्यूशन देखो ध्यान से कैसे बना रहा हूं मैंने एक काम कर देता हूं, Q की शादी कर देता हूं R से। अब ये बताओ, अगर मैंने Q की शादी R से करी तो R तो फीमेल है, तो Q को मेल होना पड़ेगा, है ना? और इनके पास एक ही बच्चा था, वो बच्चा कौन है भाई? वो बच्चा हो गया S। क्यों? और S फीमेल है, और सुनो ये ओनली चाइल्ड था, यानी अब इनका और कोई बच्चा नहीं होने वाला है, ठीक है? इसकी शादी हमें करानी है। अब इसने बोला था U इज अंट ऑफ T। अब तुम लोग खुद सोचो यार, U इज अंट ऑफ T, तो मैं क्या करूं कि U इज अंट ऑफ T बन जाए।
U इज अंट ऑफ T। अब इधर तो हो नहीं सकता, इधर तो इनका तो और कोई बच्चा होगा नहीं, इधर और कोई आ नहीं सकता, इसका मतलब तो U को मुझे यहां बनाना पड़ेगा और T इनका बच्चा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सोचो, U इज अंट ऑफ T, इन दोनों को मैं भाई बहन बना देता हूं, U इज अंट ऑफ T। तो टोटल बंदे मुझे 6 चाहिए थे, 2 3 5 और 6 लॉक हो चुका है। जनरेशन भी 3 चाहिए थी, लॉक हो चुका है। सिंगल पेरेंट कोई नहीं है, ये बात भी वैलिड हो चुकी है। तो ये बताओ बचा कौन भाई? अब P हो गया, P ही बचा हुआ है, तो यहां पर किसको सेट करना पड़ेगा मुझे? P को सेट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। T का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है भाई अभी भी इस क्वेश्चन में, है ना? चलो आगे आओ जरा। U का रिलेशन S से, U रिलेटेड टू S, U का रिलेशन S से, तो U कौन है भैया? S की U कौन है? वो है ना ननद। ननद का मतलब क्या होता है? सिस्टर इन लॉ। ननद का मतलब सिस्टर इन लॉ। अगले पे आओ, हु इज द फादर ऑफ S? S का फादर कौन है बेटा? S का फादर हो गया Q। S का फादर कौन है? S का फादर हो गया Q। अगला पूछ रहा है हाउ इज R रिलेटेड टू T? R का रिलेशन T से पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, R का रिलेशन T से पूछ रहा है, तो R कौन हो गई है? R T की दादी, R T की दादी यानी ग्रैंड मदर है। लेकिन अगर T का पूछता ना R से, तो T का मुझे CND टिक करना पड़ता है यार, क्योंकि T का जेंडर क्लियर नहीं। तो R जो है वो T की कौन हो गई है? R T की दादी हो चुकी है, यानी ग्रैंड मदर। C ऑप्शन पे जाना पड़ेगा मुझे। मजा आ रहा है ना भाई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला बोल रहा है कि फिर से वही क्वेश्चन है, ABCDEFGH, टोटल बंदे हो गए मेरे पास 8, टोटल हो चुके हैं बंदे मेरे पास 8। अब इसने बोला है कि एक दूसरे से रिलेशन है उनका, A इज द फादर ऑफ D, यानी पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जो A है वो किसका फादर है? वो फादर है D का। A is father of D, D who is the brother of F, D who is the brother of F। अब who, whose, whom, which सेकंड पर्सन, and और but फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, तो D is the brother of F, यानी D is the brother of F, D is the brother of F, यानी F इसका बच्चा फिर से हो गया। फिर आ जाओ, E is the husband of H, F is the sister of E। अब F is the sister of E, F is the sister of E, F जो है वो सिस्टर है E की। B इज द सन ऑफ D एंड हस्बैंड ऑफ C। अब B इज द सन ऑफ D, यानी B जो है वो D का सन है, और सन होने के साथ साथ ये किसका हस्बैंड है? एंड लग गया है ना, एंड लग गया है ना, तो एंड हमेशा कौन होता है? अभी मैंने बताया एंड हमेशा कौन होगा? एंड हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। तो यानी B इज द हस्बैंड ऑफ, B इज द सन ऑफ D, और यही B जो है वो C का हस्बैंड है, यही B जो है वो C का हस्बैंड है। कुछ छूट रहा है? 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट रहा है यार। E इज द हस्बैंड ऑफ H, अच्छा ठीक है, ये वाला छूट रहा है। अब जो E है वो किसका हस्बैंड है? वो हो गया H का हस्बैंड। हस्बैंड है तो जेंडर क्लियर हो गया, E का मेल, और H को फिर क्या होना पड़ेगा? H को फिर फीमेल होना पड़ेगा, है ना? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फिर। तो टोटल बंदे चेक कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हो रहे हैं, 4 2 6 7 ही तो हो रहा है। B इज द सन ऑफ D एंड हस्बैंड ऑफ C हो चुका है। To each other, A is the father of D, A is the father of D, who is the brother of F, E is the husband of H, E is the husband of H, F is the sister of E, F is the sister of E, B is the son of D, B is the son of D and husband of C। तो ये बताओ मुझे ना, इसमें कौन कौन हो गया भाई? अपना A हो गया, A लॉक हो गया, B लॉक हो गया, C लॉक हो गया, D लॉक हो गया, E लॉक हो गया, F, अरे टोटल बंदे 7 हैं यार, सॉरी वो G नहीं है इसमें, टोटल बंदे 7 ही हैं इसमें, टोटल बंदे 7 ही हैं इसमें। मैंने ना A से लेके H तक पढ़ लिया था, तो A से लेके H तक तो जनरली 8 होते हैं, बट इसमें G एब्सेंट है, सॉरी G एब्सेंट है इसमें यार, ठीक है ना? तो G नहीं है, टोटल बंदे कितने अपने पास? 7। तो अपना क्वेश्चन वैलिड है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज E रिलेटेड टू B? E का B से क्या रिलेशन है? E का B से क्या रिलेशन? तो E तो हो गए तुम्हारे अंकल। अब कौन से वाले अंकल हो गए बेटा? वो हो गए तुम्हारे चचा जान। E कौन हो गए? E हो गए चचा, चचा मतलब अंकल, E हो गए चचा।
चाचा मतलब अंकल। आगे आ जाओ। हाउ इज एच रिलेटेड टू एफ? एच का रिलेशन एफ से क्या है? एच का रिलेशन एफ से क्या है? तो एफ एच की एच जो है वो एफ की भाभी हो गई है। भाभी का मतलब सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ए ऑप्शन को टिक कर देंगे हम लोग। अब अगला पूछ रहा हु इज द ग्रैंडसन ऑफ ए? ग्रैंडसन ऑफ ए कौन है भाई? ग्रैंडसन ऑफ ए बी हो गया अपने पास। ग्रैंडसन ऑफ ए कौन है? ग्रैंडसन ऑफ ए बी हो गया। आगे आओ, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब? चलो फिर से, टोटल बंदे कितने होने चाहिए मेरे पास? मेरे पास टोटल बंदे होने चाहिए 6, ठीक है ना? टोटल बंदे कितने होने चाहिए? टोटल बंदे होने चाहिए 6, ठीक है? टोटल बंदे कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। ए बी सी डी ई एफ। फिर इसमें बोल रहा है बी इज सन ऑफ सी। बी इज सन ऑफ सी। बी इज सन ऑफ सी। बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। भाई बी जो है वो सी का बेटा है, लेकिन सी जो है वो बी की माँ नहीं है। अब सी अगर बी की माँ नहीं है तो जाहिर सी बात है इनको फादर होना पड़ेगा। फिर क्या बोल रहा है? ई इज द ब्रदर ऑफ सी। 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 ये लो, ई सी का भाई हो चुका है। डी इज द डॉटर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए एंड सी आर मैरिड कपल। क्या गलती हो रही है इस क्वेश्चन में यार? कुछ छूट तो नहीं रहा है? देखो क्या छूट रहा है क्वेश्चन में भाई? एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, ये छूट रहा है। फिर ये अगला लाइन है, ए एंड सी आर मैरिड कपल, ये अगला लाइन है, ठीक है? डी इज द डॉटर ऑफ ए। अब सुनो, डी इज द डॉटर ऑफ ए। डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड सी आर मैरिड कपल। तो जाहिर सी बात है ए एंड सी आर मैरिड कपल मतलब इस तरीके से आना पड़ेगा। ए एंड सी आर मैरिड कपल यूं बन गया। अब जो डी थी वो ए की बेटी थी, तो अगर वो ए की बेटी है तो जाहिर सी बात है वो डी की भी बेटी होगी। इस तरीके से हो गया। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए। एफ किसका भाई है? एफ हो गया ए का भाई। एफ हो गया ए का भाई। तो 1 2 3 4 5 6 सिस्टम लॉक हो चुका है, ठीक है? आगे आओ जरा क्वेश्चंस पे। अब हु इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ सी? सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? तो सी का ब्रदर इन लॉ हो गया एफ। सी का ब्रदर इन लॉ कौन है? सी का ब्रदर इन लॉ हो गया अपना एफ। आगे आओ। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन दिस फैमिली? फीमेल्स कितनी है इस फैमिली में? तो फीमेल की बात करें तो एक फीमेल हो गई, दूसरी फीमेल हो गई है, बस और कोई फीमेल है ही नहीं। तो टोटल कितनी फीमेल्स हो चुकी हैं? 2 फीमेल्स हो चुकी हैं। फिर पूछ रहा है हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? एफ का रिलेशन बी से क्या है? एफ का रिलेशन बी से क्या है? तो एफ जो है ना बेटा, मान लो ये मैं हूं, ये मेरी मदर है, मेरी मदर के भाई कौन होंगे? मेरे मामा जी होंगे। तो एफ ए का, एफ बी का क्या है? एफ बी का मामा है। मामा का मतलब अंकल हो गया ना, या मेटरनल अंकल एग्जैक्ट वर्ड होगा, मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल का मतलब होता है मामा या मौसा, है ना? पेटरनल अंकल का मतलब होता है फूफा या चाचा, चाचा या ताऊ, कोई भी। आगे आ जाओ जरा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अब की बार 5 ही बंदे हैं टोटल। अब की बार टोटल बंदे होने 5, ठीक है? फिर इसने बोला है कि फैमिली ऑफ 3 जनरेशन। जनरेशन कितनी चाहिए मुझे? जनरेशन चाहिए मुझे 3। और बोल रहा है नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड। अब सुनो, फिर से वही बात है, सिंगल पेरेंट होना ही नहीं है। सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए मुझे, सिंगल पेरेंट नहीं चाहिए। इसका मतलब फिर से वही बात है भाई, कंप्लीट पेरेंट को होना पड़ेगा, है ना? फिर चलो, आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी। आर इज फादर इन लॉ ऑफ टी। आर फादर इन लॉ हो गया टी का। तो अभी टी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि टी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। एस इज द सन ऑफ क्यू, अगला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट बोल रहा है एस इज सन ऑफ क्यू। एस इज सन ऑफ क्यू। एस इज सन ऑफ क्यू। हु इज नॉट मैरिड टू आर। अब इस क्यू की शादी आर से नहीं हुई है,
इस क्यू की शादी आर से नहीं हुई है भाई, ठीक है ना। पीज एंड क्यूज जेंडर इज सेम, और पी और क्यू का जो जेंडर है, पी और क्यू का जो जेंडर है, ये जेंडर इनका सेम है। खेल हो गया ना। क्यू की शादी आर से नहीं हुई है, तो एक काम कर दो ना, क्यू की शादी आर से नहीं हुई तो क्यू की शादी टी से कर दो भाई, क्या दिक्कत है। क्यू की शादी टी से कर दो, सिंगल पेरेंट तो होना नहीं है। तो एक काम कर दो ना, अगर मैं इसका फ्रेश डायग्राम बना के दिखाऊं तुम लोगों को, तो एक काम कर दो, ये हो गया आर, आर की शादी तो क्यू से मना कर रखी थी उसने, तो एक काम कर दो, यहां पर ले लो यो टी, है ना, और क्यू की शादी हम टी से कर देते हैं, तो क्यू की शादी हम टी से कर देते हैं, और इनका एक बच्चा है जिसका नाम है एस, इस तरीके से बना लो। तो 1 2 3 4, अब क्या बच रहा है मेरे पास, टोटल बंदे 5 होने चाहिए भाई, तो 4 ही तो हुए हैं। फिर इसने बोला अच्छा एक चीज और है भाई, मैरिड कपल, मतलब इसने देखो पहले ही मेंशन था सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसको यहां पर कंप्लीट होना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कौन बचा है यहां पर बचा हुआ है तुम्हारा, देखो पी ही तो बचा हुआ है। अब यहां पर इसने पी का जेंडर तो क्लियर हो गया, तो क्यू का जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू का जेंडर सेम था, तो क्यू का जेंडर फीमेल हो गया, टी का जेंडर मेल हो गया, है ना। तो अपना बन गया डायग्राम भाई, ठीक है। क्वेश्चन पर आओ जरा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है हु इज मदर ऑफ क्यू, हु इज मदर ऑफ क्यू, तो क्यू की मदर कौन है, पी, क्यू की मदर कौन है, क्यू की मदर हो गई है पी। अगले क्वेश्चन पे आओ, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का रिलेशन टी से, एस का रिलेशन टी से, तो एस इज सन ऑफ टी, एस इज सन ऑफ टी, एस जो है वो टी का बेटा है। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का रिलेशन एस से पूछ रहा है, 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 तो पी जो है वो एस की दादी है बेटा, है ना। पी इज ग्रैंड मदर ऑफ, पी इज ग्रैंड मदर ऑफ एस, है ना। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो और करते हैं क्वेश्चन थोड़े से, अगले क्वेश्चन पे आओ। बोल रहा है एट अ कॉफी शॉप देयर आर 5 मेंबर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो अपने पास फिर से वही टोटल कितने बंदे हैं, टोटल बंदे 5 हो गए, ठीक है। फिर इसने बोला है कि आर इज द डॉटर ऑफ क्यू एंड हर सन इज टी, आर इज द डॉटर ऑफ, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू एंड हर सन इज टी, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू एंड हर सन इज टी, तो एंड हर सन इज टी का मतलब क्या हुआ ये बताओ, एंड हर सन इज टी, तो मान ले भैया फिर से वही बात है, सोचो ये एंड किसके लिए यूज होता है, ये एंड और बट किसके लिए यूज होता है, एंड और बट हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, तो मुझे ये बताओ ये एंड किसके लिए यूज होगा। एक सेकंड यार। आर इज द डॉटर ऑफ क्यू एंड हर सन इज टी, आर इज द डॉटर ऑफ क्यू एंड हर सन इज टी, यानी इसका जो बेटा है वो कौन है, वो टी है, ठीक है। पहले एक बार देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोग को इसमें। आगे चले, फिर क्या बोल रहा है भाई, देर आर 2 कपल्स प्रेजेंट एट द गैदरिंग, सुनो अब इस गैदरिंग में टोटल कितने कपल होने चाहिए थे, इस गैदरिंग में टोटल कपल होने चाहिए थे 2, ठीक है। यानी जब मैं अपना डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे को कपल को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर इसने बोला टीज फादर इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी हु इज अ मेल, टी के जो पापा हैं, टी के पापा हैं, इसका मतलब एक तो ये आ गए, टी के पापा हो गए, टी के पापा इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी हु इज अ मेल, अब पी जो है, पी हो गया मेल, पी मेल हो चुका है। आर्स पेरेंट आर प्रेजेंटिंग द गैदरिंग, आर के जो पेरेंट हैं वो गैदरिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आर के पेरेंट हैं वो गैदरिंग प्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहां भी कंप्लीट होना पड़ेगा। अब सुनो टोटल बंदे 5 थे, तो 1 2 3 4, और इसको किस क्या होना पड़ेगा, इसको पी होना पड़ेगा ना, तभी तो 5 सेट होगा। क्या कर रहे हो भाई, यही जगह मिल रही है पानी की तुम लोगों को, और कोई जगह नहीं मिल रही है।
तो चलो P जो थे वो हो गए इस तरीके से मेल, Q को होना पड़ेगा फीमेल। अब मुझे बताओ 5 बंदे हैं टोटल, तो कौन कौन P Q R, कौन बचा हुआ है S बचा हुआ है, तो इसको होना पड़ेगा S। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा यार, है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। अभी हम लोग देखो फिर से वही बात है यार, प्री वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर आगे चल के थोड़ा सा लेवल हम लोग इंक्रीज करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। फिर इसने क्या बोला है, इसने बोला हु इज S इन दिस गैदरिंग, S कौन है इस गैदरिंग में। तो S कौन है भैया, वो R का हस्बैंड भी है, T का फादर भी है, T का फादर भी है, R का हस्बैंड भी है, तो इस वाले ऑप्शन को टिक कर दे रहे हैं हम लोग। अब बोल रहा है हु इज S फादर इन लॉ, S फादर इन लॉ कौन है, तो S का फादर इन लॉ P हो गया यार, S का फादर इन लॉ कौन हो गया, P हो गया, S का फादर इन लॉ, S का फादर इन लॉ P हो चुका। चलो सही है, आगे चलते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, अब की बार मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें टोटल कितने बंदे हैं, अब की बार मेरे सामने जो क्वेश्चन है उसमें टोटल बंदे हैं 7, ठीक है। अब इसमें से क्या बोल रहा है, P Q R S U V एंड W इन अ फैमिली विच आर इन विच मैरिड कपल्स आर इन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। यानी सुनो, जो मैरिड कपल होंगे, मैरिड कपल वो हमारे कौन कौन से जनरेशन में होने चाहिए, फर्स्ट जनरेशन में होने चाहिए और सेकंड जनरेशन में होनी चाहिए। अब तुम लोग को ये बात समझ में आ रही है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन क्या होता है भाई। मान लो सपोज एक डायग्राम बनाता हूं, मान लो मैं ये, ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड जनरेशन, इसके नीचे चलते रहोगे फोर्थ जनरेशन हो जाएगा। तो मैरिड कपल सिर्फ इसमें और इसमें प्रेजेंट होने चाहिए जनरेशन में, है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। आगे चलो फिर, अब फिर इसने क्या बोला था भाई, देयर इज नो सिंगल पेरेंट। अच्छा ये फिर से ये लाइन भाई पीछा नहीं छोड़ रही है ना, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए, अगली इंपॉर्टेंट बात, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए। फिर इसने बोला है कि यू इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, यू इज द ओनली डॉटर ऑफ क्यू। अच्छा यू जो है ये ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर का मतलब ये हमें मालूम चलता है ओनली डॉटर से कि अब अगर यू क्यू का कोई और बच्चा होगा उसको जाहिर सी बात है मेल होना पड़ेगा, क्योंकि यू ही इकलौती बेटी थी। चलो ठीक है, क्यू हु हैज 3 चिल्ड्रन। अब क्यू के पास कितने बच्चे हैं, क्यू के पास 3 बच्चे हैं, इस तरीके से। डब्ल्यू इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, डब्ल्यू इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, डब्ल्यू इज द, अब जाहिर सी बात है पहली बात तो इसको लॉक करो यार, इन दोनों को होना पड़ेगा मेल। और इसने बोला कि W इज द ओनली सिस्टर इन लॉ ऑफ यू, तो इसका मतलब कि इसमें से इन दोनों भाइयों में से किसी एक की ही शादी होनी है, क्योंकि ओनली सिस्टर इन लॉ लग चुका है। W इज द ओनली सिस्टर इन लॉ, तो ध्यान रखना ये ओनली सिस्टर इन लॉ है, ओनली सिस्टर इन लॉ, तो इसका मतलब यहां शादी मत करा देना, फिर वो 2 सिस्टर इन लॉ हो जाएंगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा फिर उसमें। P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S, अब P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S, तो जाहिर सी बात है अगर P ग्रैंडफादर है S के तो यहीं पर इनको आना पड़ेगा फर्स्ट जनरेशन में। P इज द ग्रैंडफादर ऑफ S। अब 2 ही मैरिड कपल होने चाहिए थे, तो एक हो चुका, सिंगल पेरेंट चाहिए नहीं, तो जाहिर सी बात है S को यहां पर आना पड़ेगा। S whose father is V's brother, इनके जो फादर हैं, S के जो फादर हैं वो V के भाई हैं, तो इसमें से V तुम्हारा ये बनेगा। अब ये बताओ कौन बचा यार, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, R नहीं हुआ तो इसको मुझे R बनाना पड़ेगा। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा ढंग से यार, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ इज S रिलेटेड टू U, S का रिलेशन U से, S का रिलेशन U से, S का रिलेशन U से, तो S का जेंडर क्लियर हो रहा है क्या, S का जेंडर ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या टिक करना पड़ेगा, C&D की तरफ जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि S का जेंडर क्लियर नहीं है। फिर अगला बोल रहा है हाउ इज W रिलेटेड टू P, W का P से क्या रिलेशन है, W का P से क्या रिलेशन है, W ये रहा, P ये रहा, तो इसका मतलब W इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, W इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। आगे आओ, V तो हो गया ना ये तो, अच्छा ये इसका हिंदी वर्जन है, नहीं दूसरा क्वेश्चन है, V का Q से क्या रिलेशन है, सॉरी ये रहा, हाउ इज V रिलेटेड टू Q, V का Q से क्या रिलेशन है, तो V इज सन ऑफ Q, V इज सन ऑफ Q। आई होप कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मुझे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों, है ना। हमारे साथ ट्यूनिंग बना के रखना भाई, ठीक है, बढ़िया परफॉर्मेंस कर जाओगे तुम लोग एग्जाम में।
चलो आगे आ जाओ, 21 से 23 करते हैं हम लोग अब इसने बोला है 21 से 23 में कि टोटल बंदे कितने चाहिए थे मुझे, टोटल बंदे चाहिए थे मुझे 7। टोटल बंदे कितने चाहिए थे, 7 चाहिए थे मुझे टोटल बंदे। फिर इसने बोला है कि जनरेशन कितनी चाहिए थी, जनरेशन कितनी चाहिए थी मुझे, जनरेशन भी मुझे 3 चाहिए थी। देयर इज कपल इन ईच जनरेशन, और सुनो हर जनरेशन में कपल है भाई, हर जनरेशन में कपल है, हर जनरेशन में कपल है, हर जनरेशन में कपल है। तो अगर 3 जनरेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 कपल तो हो गए मेरे पास। फिर इसने बोला Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P, Q इज डॉटर इन लॉ ऑफ P। जो Q है वो P की क्या है, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ तब बनेगी ना जब इसका कोई एक लड़का होगा, बोलो। फिर चलो P हु हैज 2 चिल्ड्रन, अब P के पास 2 ही बच्चे हैं, ऐसे बना लिया मैंने। U इज द सन ऑफ R एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, U इज सन ऑफ R। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, U इज सन ऑफ R, U इज सन ऑफ R एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। अब इसका कोई सिबलिंग नहीं है, सिबलिंग का मतलब होता है कि कोई भाई बहन नहीं है इसका, सिबलिंग है ही नहीं इसका। फिर बोल रहा है U इज सन ऑफ R एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, इज मैरिड टू V। अब इस R की शादी, एक मिनट, U इज द सन ऑफ R एंड डज नॉट, ठीक है, इस U की शादी किससे हुई है, इस U की शादी हुई है V से। फिर चलो S इज नॉट मैरिड, अब S जो है वो मैरिड नहीं है, S जो है वो मैरिड नहीं है। फिर बोल रहा है देयर इज नो सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट भी नहीं होना चाहिए भाई क्वेश्चन में, सिंगल पेरेंट भी नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं होना चाहिए सिंगल पेरेंट। तो एक बात बताओ मुझे यार, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और सोचो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा भाई, सोचो। सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो कैसे सॉल्व होगा। एक बात बताओ, मेरे को हर जनरेशन में मैरिड कपल चाहिए था, एक जनरेशन ये दिख रही है, एक तो ये दिख रहा है, फिर एक मुझे ये दिख रहा है। तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो एक बात बताओ ना, आर मेरा यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। सोचो एक बार ध्यान से, पी के 2 बच्चे थे, पी के 2 बच्चे थे, सिंगल पेरेंट होना नहीं है किसी को, तो इसका मतलब इसकी भी कहीं ना कहीं शादी करानी पड़ेगी। आर का बच्चा है वी, आर का बच्चा है यू, तो कॉमन सेंस लगाओ, अगर इन दोनों को मिक्स करूं मैं तो आर का बच्चा है यू, तो आर का बच्चा है यू, ऐसे बना लो इसको। और यू की शादी हमने करा दी थी, यू की शादी किससे कराई थी हमने, वी से कराई थी। अब एक बात बताओ यार, एस की शादी हुई नहीं है, तो एक बात बताओ, एक यहां पर कोई और भी तो लॉक होना पड़ेगा इधर, एस की शादी नहीं हुई है, तो एक बात बताओ 2 बच्चे थे ना इसमें, तो जाहिर सी बात है एस को ये होना पड़ेगा, एस की शादी हुई नहीं है तो एस को इसको बना दे रहा हूं मैं। अब कौन बचा हुआ है, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है टी को यहां लॉक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा एक चीज की दिक्कत और है यार इसमें, देखो इसमें दिक्कत ये है, प्लस को भी मेल से दिखाया जाता है, माइनस को फीमेल भी दिखाया जाता है। मैं स्क्वायर और सर्कल यूज करता हूं ना, तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, स्क्वायर मेल सर्कल फीमेल। तो एक मुझे बात बताओ यार, इस पूरे क्वेश्चन में ना तो मुझे पी का जेंडर क्लियर हो रहा है, यानी पी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, पी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, उसी तरीके से टी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और एस का जेंडर क्या होगा भाई, एस का भी जेंडर क्लियर नहीं हो रहा मुझे, तो एस मेरा ये भी मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को, किस तरीके से लेके चल रहा हूं मैं। फिर चलते हैं आगे, हाउ इज टी रिलेटेड टू आर इफ पी इज अ फीमेल। इसने बोला है कि तुम एक काम करो, पी को मान लो फीमेल। अच्छा वो जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, इसको हर क्वेश्चन पे अप्लाई मत करना। इसने बोला कि पी को मान लो फीमेल, ठीक है, इसका मतलब हर बार पी को फीमेल मत मान लेना, सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए मानना फीमेल फीमेल पी को। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ इज टी रिलेटेड टू आर। टी का रिलेशन आर से पूछ रहा है, टी का रिलेशन आर से पूछ रहा है। अगर पी फीमेल है तो जाहिर सी बात है टी को मेल होना पड़ेगा, तो टी अगर मेल हो गया तो टी आर का फादर हो गया, टी आर का फादर हो गया। ए ऑप्शन को टिक कर देंगे हम लोग। अगला पूछ रहा है हाउ इज यू रिलेटेड टू एस। यू का रिलेशन एस से, तो यू जो है ही इज नेफ्यू ऑफ एस, नेफ्यू ऑफ एस, यू इज नेफ्यू ऑफ एस। अगले पे आओ, हाउ इज आर रिलेटेड टू वी। आर का रिलेशन वी से, आर रिलेटेड टू वी, आर का रिलेशन वी से, तो आर बेटा हो चुका है ससुर, ससुर का मतलब हो चुके हैं ये फादर इन लॉ, तो आर इज फादर इन लॉ ऑफ वी, आर इज फादर इन लॉ ऑफ वी। फादर इन लॉ कोई ऑप्शन है नहीं है, तो फिर ई ऑप्शन को टिक कर दूंगा मैं, आर रिलेटेड टू वी, तो आर इज फादर इन लॉ ऑफ वी। हाँ तो नन ऑफ दीज हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ दीज हो गया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम लोग, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसने बोला कि टोटल बंदे कितने होने चाहिए मेरे पास, टोटल बंदे होने चाहिए मेरे पास 6, ठीक है। टोटल बंदे 6 होने चाहिए। फिर इसने बोला है कि ABCDF इन द फैमिली 3 जनरेशंस, जनरेशन कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। देयर इज इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स, यानी मेल्स इज इक्वल्स टू फीमेल्स, दोनों की संख्या सेम होनी चाहिए भाई, है ना। नो सिंगल पेरेंट, सिंगल पेरेंट नहीं होना चाहिए। एक काम करता हूँ यार, इस क्वेश्चन को बाद में ले लेता हूँ, लाइट चली गई है, वरना फिर मामला खराब हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगली बार इसको फिर कैरी करता हूँ। टिल देन सी यू, ओके, गुड बाय।